हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने ये ख़त्म किया था और फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई आपने अगर सब्सिडरी के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे अगर कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ले भी ली है, वहाँ पे आपको कोई रिस्क पता भी लग गए हैं, तो क्या आपने ऑल टुगेदर जो वो एक एक बैलेंस उड़ के आपके पास आएगा, क्या आपने उस प्रोसेस के ऊपर क्या कंट्रोल्स लगे हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग लेना लाजमी है? जल्दी बताओ, ऐसा है? उस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लेना भी आपके लिए ऑल टुगेदर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं लेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आ पाएगी कि भाई वहाँ पे भी क्या ब्लेंडर या एरर्स हो सकते हैं। ऐसा ही है भाई। अच्छा भाई, अब आपने कहा कि जब आपने ऑल टुगेदर ये पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपने इस पे ग्रिप ले लिए कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या मसला हो सकता है, यानी तो आपने तो एक इन्वायरमेंट से रिस्क उठाए, कुछ ऑपरेशन से रिस्क उठाए, कुछ इंडस्ट्री से रिस्क उठाए, कुछ कंट्रोल रिस्क उठाए और कुछ आपने कंसोलिडेशन प्रोसेस पे होने वाले रिस्क उठाए। उसके बाद आपने कहा भाई जब मुझे सारे रिस्क पता लग गए हैं, अब मैं इस पर काम करूँगा, तो मुझे आप एक बात बताओ, काम करने के तरीके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एंटिटी की एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है, सही जी, APL लॉजिस्टिक्स। अच्छा, APL लॉजिस्टिक करता क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक XYZ कंपनी है, सही है जी, इसको अपना जो भी स्टॉक है या गुड्स है, सही ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना है, सही है जी, या तो विद इन द कंट्री या एक लोकेशन से पाकिस्तान से कह लो किसी फॉरेन कंट्री में पहुंचाना है, सही जी। तो टेक्निकली इसका बिजनेस आप बताएं मेरे बच्चों, क्या लॉजिस्टिक का बिजनेस हो गया? जल्दी बताओ, क्या लॉजिस्टिक का बिजनेस हो गया? हाँ या ना, जल्दी बताओ। लॉजिस्टिक बिजनेस हो गया कि भाई यहां से वहां माल पहुंचाना है, ऐसा ही है। इसका नाम है APL लॉजिस्टिक। हम इसके ऑडिटर हैं, सही है भाई, हम इसके ऑडिटर हैं। अच्छा, होता क्या है अगर इस XYZ कंपनी को, लॉजिस्टिक हो गया ना, हम ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को लॉजिस्टिक ही कहते हैं ना, सही ना। लॉजिस्टिक भी दो तरीके की आती हैं, एक ड्राई लॉजिस्टिक होती है, एक लिक्विड लॉजिस्टिक होती है, सही है। तो ट्रांसपोर्टेशन, जाहिर सी बात है, हम जब मतलब बचपन में होते हैं तो वो सीखते हैं ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता अल्फाजों के भी चुनाव को सीखना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक का मतलब है यहाँ से वहाँ जाना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताएं, आपने कोरियर सर्विसेज देखी हैं? वो भी तो लॉजिस्टिक है, ऐसा है? कोरियर सर्विस है ना कि यहाँ से वहाँ खत पहुँचाना, वो भी तो कोरियर है, TCS, वो भी लॉजिस्टिक में आता है, ऐसा ही है। तो ये आपने बड़ा ख्याल रखना है, ट्रांसपोर्टेशन तो है पर उसका लॉजिस्टिक का बिजनेस है। चलें आगे सुनिएगा प्लीज़, फोकस होके। होता क्या है, अब इस XYZ कंपनी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे अगर माल पहुंचाना होगा तो मे बी ये यहाँ कांटेक्ट करेगा, APL लॉजिस्टिक को कांटेक्ट करेगा। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी बच्चों क्या करेगी कि इनकी प्राइसिंग फिक्स होगी इनकी लोकेलिटी के हिसाब से। अच्छा, वो प्राइसिंग क्या होगी कि भाई वो कहेगा कि हम आपसे पर किलोमीटर XYZ अमाउंट चार्ज करेंगे। वो जाहिर सी बात है, उनकी अपनी प्राइसिंग है, वो देखते हैं पेट्रोल कितना है, सैलरीज कितनी है, राइडर कितने लेगा, तो सब पे प्लस करके एक मार्जिन लगा के उसको देते हैं। पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ आई? फिर होता क्या है, इसका एक पेरेंट एंटिटी है, जो कि मलेशिया में है। अच्छा, जो इसकी पेरेंट एंटिटी है मलेशिया में, वो भी क्या करती है, इन लोगों को कुछ ऑर्डर्स देती है। अब फॉर एग्जांपल इसी कंपनी को मलेशिया माल पहुंचाना है, तो उसने क्या किया, डायरेक्ट पेरेंट से कांटेक्ट किया और पेरेंट ने इनको कहा कि भाई आप ये माल लेके आओ। बस कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि इन सब की रेवेन्यू की जो रिकॉर्डिंग होगी, ये बड़ा फोकस होकर सुनिएगा, इन सब की जो रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग होगी ना, वो एक सिंगल सिस्टम में होगी, यानी यहाँ पे, अब मेरी बात समझिएगा, किसी भी चीज़ को, आपको ये बात याद होगी, बचपन में हम थोड़ा सिस्टमैटिक समझेंगे क्योंकि हम IT कंट्रोल्स की दुनिया में भी एंटर होने लगे हैं, क्योंकि ऐसी बात आपके कोर्स का पार्ट है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अच्छे कंट्रोल्स लगाना चाहती है
तो सेल्स ऑर्डर तब तक जनरेट नहीं होगा, सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी ऑर्डर तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक वो कोई एप्रोप्रिएट बंदा अप्रूव करे। पहले बताओ इस बात को मानते हो? इस बात को मानते हो? क्योंकि ड्राइवर उनका माल लेने जाएगा ही नहीं जब तक उसके पास डिलीवरी ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर नहीं जनरेट होगा। ऐसा ही ये मानते हो? क्या ये बात मानते हो कि ये एक कंट्रोल है, ये कंट्रोल है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है कि भाई इस प्राइस के ऊपर तुम जा नहीं सकते। अच्छा, फिर ये लोग जो काम करते हैं ना, ये लोग काम करते हैं एडवांस कैश में, ये लोग काम करते हैं एडवांस कैश में। और अगर कोई एक बिगर कस्टमर होता है तो उसके लिए क्रेडिट लिमिट अप्रूव होती है, तो वो भी सिस्टम में अप्रूव होती है, वो भी एक इंडिविजुअल बंदा करेगा। यानी यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मैं इस कंपनी का ऑडिट कर रहा था तो यहाँ पे इनका हेड ऑफ ऑपरेशंस था, वो करता था, क्योंकि वो सारे मामलात ये देखता है। अब इस पूरी कहानी में एक सीख है, इस पूरी कहानी में एक सीख है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मलेशियन कंपनी है उसका सिस्टम भी सेम है, मलेशियन कंपनी है उसका सिस्टम भी क्या है? बच्चों बताओ क्या बोला मैंने? उसका सिस्टम भी क्या है? जल्दी बताओ यार। सेम है, उसका सिस्टम भी सेम है। जो मलेशिया में कंपनी है वो भी इसी सिस्टम को यूज़ करेगी। पर हुआ क्या? हुआ ये है कि उस एक सिस्टम के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। एक पाकिस्तान का होगा, चाइना में होगी तो चाइना का होगा, इटसेल्फ मलेशिया का होगा, ये अलग अलग मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान वाला रिकॉर्डिंग कहाँ करेगा? जल्दी बताओ, पाकिस्तान वाला कहाँ रिकॉर्डिंग करेगा? लिख के बताओ जल्दी से। पाकिस्तान वाला बच्चों कहाँ रिकॉर्डिंग करेगा? प्लीज़ लिखो, लिखो जल्दी। पाकिस्तान वाला कहाँ रिकॉर्डिंग करेगा? पाकिस्तान वाले में। मलेशिया वाला मलेशिया वाले में। ऐसा ही है। अब आप तसव्वुर करें, अब आप तसव्वुर करें, इस कहानी को समझें। क्या ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है? हाँ या ना में जवाब दें। क्या ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है? ऐसा है। अच्छा, क्या इसके ऊपर कंट्रोल्स भी सेम है? हाँ जी, अक्रॉस द बोर्ड कंट्रोल्स भी सेम है। अच्छा, क्या इनका नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम है? सवाल है मेरा, मैंने आपको कहानी सुनाई है सर, इनका नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम है। अच्छा, तो जब इनका नेचर ऑफ बिजनेस भी सेम है, कंट्रोल्स भी सेम है, ऑपरेशन सेम है, सिस्टम सेम है, सेंट्रलाइज एक्टिविटी है, व्हाट डू यू गाइस थिंक? अगर तुमने रिस्क असेसमेंट की हुई है, अगर तुमने रिस्क असेसमेंट की हुई है, क्या तुम मलेशिया में बैठ के सारी एंटिटीज़ का रेवेन्यू ऑडिट कर सकते हो? सवाल है, तुमसे एक सवाल है, क्या मलेशिया में बैठ के सारी एंटिटीज़ का ऑडिट हो सकता है? एक क्वेश्चन है मेरा तुमसे। हाँ जी। अच्छा, कैसे कैसे कह रहे हो? हाँ जी, क्या नजूमी हो आप लोग? आपको पता है ऐसे बैठ के कर सकते हैं? नहीं, कैसे हो सकता है? मैं तो कहता हूँ 100% हो सकता है ना, बस उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? सर, सिस्टम सेंट्रलाइज है, ऑपरेशन सेम है, कंट्रोल्स यूनिक है, सेम है। ऐसा ही है? गलत, फाइज गलत कह रहे हो। देखो बात सुनो, देयर मे बी डिफरेंसेज इन लॉ एंड रेगुलेशन, डज इट हैज़ टू डू एनीथिंग विद योर वेरिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू? मेरा तुमसे सवाल है। हाँ जी, मेरा तो तुमसे प्यारा सा एक बेसिक सा सवाल है। देखो, यही तो हमें दिमाग खोलना है ना अपना, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम ये कर रहे होते हैं, हम किताबी बातों से बाहर आते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ ना, रेवेन्यू की वेरिफिकेशन का लॉ एंड रेगुलेशन से क्या ताल्लुक है? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या कोई ताल्लुक है? रेवेन्यू की रिकग्निशन से क्या कोई लॉ एंड रेगुलेशन का यहाँ पे ताल्लुक है? नहीं है भाई, नहीं है। आप अगर मलेशिया में बैठ के ग्रुप ऑडिटर हैं तो आप पाकिस्तानी कंपनी का रेवेन्यू ऑडिट करने के लिए किसी बंदे को भेजेंगे, वहीं से बैठ के कर लेंगे? तुमसे एक बेसिक सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ जी, बाय सेल्फ कर लेंगे ना, क्योंकि वो हमारे लिए पॉसिबल है, वो हमारे लिए पॉसिबल है। तो वो ये कहता है कि भाईजान, अगर आपके ऑपरेशन सेम हो, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उसके ऊपर कंट्रोल समवॉट सेम हो, सही है जी, और सेंट्रलाइज एक्टिविटीज़ हों, तो ये तीनों चीज़ें इस बात की निशानदेही हैं कि आप इजीली वहाँ से बैठ के इसका सेंट्रली ऑडिट कर सकते हैं। तो यानी पूरे ग्रुप को कंसिडर करो, पूरे ग्रुप को कंसिडर करो, और पूरे ग्रुप के अंदर तुम लोग मुझे बताओगे, पूरे ग्रुप के अंदर अगर मल्टीपल एंटिटीज़ का रेवेन्यू और सबका ऑपरेशन सेम है, तो डू यू थिंक दैट फॉर रेवेन्यू वेरिफिकेशन आई नीड टू अपॉइंट एनी कॉम्पोनेंट ऑडिटर? यानी आई नीड टू यूज़ एनी कॉम्पोनेंट ऑडिटर? जवाब दो। नहीं ना, नहीं करना चाहिए ना। ऐसा है, कंपोनेंट ऑडिटर को रखने की कोई नीड नहीं है। इस बात को मानते हैं? इस बात को मानते हैं कि कंपोनेंट ऑडिटर को रखने की फिर कोई नीड नहीं है? मतलब अच्छा, एक और बात है,
क्या पाकिस्तान में जैसे हम बैठे हुए EY पाकिस्तान, कि EY पाकिस्तान रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट नहीं करेगा? जल्दी बताओ। EY पाकिस्तान कंपोनेंट का ऑडिटर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑडिट नहीं करेगा? तुमसे पूछ रहा हूँ, करेगा वो? तो उसके तो अकाउंट्स SACP में जमा होंगे, उसके तो अकाउंट्स SACP में जमा होंगे। बट मसला क्या है? मसला ये है कि हम यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑडिटर के? हाँ जी, जल्दी बताओ। सर हम ग्रुप ऑडिटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि भाई हम उससे सेल्स लेजर मांग लेंगे, उस पर कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, वो तो अपनी जगह जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं। हम तो यहाँ पे स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं कि हम ऑडिट कैसे करेंगे, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। बाकी प्रोसीजर्स तो सेम ही है ना, जो हमें करने होते हैं, जो आगे रिवाइज भी करेंगे सारे। ये बात की क्लैरिटी समझ आती है? चलो अब तुम मुझे एक एक करके बताओगे ताकि हम इसको कंक्लूड करें। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे ग्रुप के अंदर कुछ एंटिटीज़ ऐसी हों जिसके ऑपरेशंस अलग हों और सेंट्रलाइज ना हो? तो क्या मैं अब सेंट्रलाइज एक्टिविटी यूज़ कर सकता हूँ? लॉजिकल जवाब देना। सेंट्रलाइज एक्टिविटी यूज़ कर सकता हूँ। कुछ ऑपरेशंस अलग हैं। आपने मेरे सवाल को नहीं पिक किया। कुछ ऑपरेशंस अलग हैं। हाँ जी, टू सम एक्सटेंट। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी 10 एंटिटीज़ हैं ग्रुप के अंदर जिनका कुछ की कर सकते हैं, वेरी गुड अमीर हमजा, वेरी गुड, ये आंसर चाहिए। यस, सम ऑपरेशंस का कर सकते हैं, तो कुछ ऑपरेशंस का हम कर सकते हैं ना, और जिनके ऑपरेशन डिसिमिलर हैं तो उस पर कंट्रोल भी डिसिमिलर होंगे। जवाब दो। उन पे कंट्रोल्स भी डिसिमिलर होंगे, ऐसा है? उन पे कंट्रोल्स भी डिसिमिलर होंगे, ऐसा ही है? तो क्या आप उसका सेंट्रली काम कर सकते हैं? नहीं सर, उसके लिए फिर यू नीड टू कंसिडर कि आप कंपोनेंट पे जाके खुद काम करेंगे अगर पॉसिबल है, या तो आप कंपोनेंट ऑडिटर को यूज़ करेंगे जो कि आपको चीज़ें बताएगा, ऐसा ही है? तो यहाँ पे कंपोनेंट का काम करने का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कंपोनेंट ऑडिटर ही करेगा, आप खुद भी कर सकते हैं कंपोनेंट पे जाके, पर सब्जेक्ट टू आप खुद जाना होगा या तो आप कंपोनेंट ऑडिटर को यूज़ करेंगे, दोनों बातें होंगी। यहाँ तक क्लैरिटी है? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ जी, ओके। अब मैं इसको रीड करता हूँ आप लोगों के लिए। इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द एंटायर ग्रुप आर मेंटेन्ड सेंट्रली, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू, मैंने सिर्फ रेवेन्यू की एग्जाम्पल दी, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी थी, क्या पेरोल एक जगह से प्रोसेस हो सकता है? सवाल है। हाँ जी, क्या पेरोल एक जगह से हो सकता है? तो पेरोल हो सकता था अगर वो सेंट्रली है तो। आगे फिर वो कह रहा है कि भाई ये तब हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फैक्टर्स जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेंगे कि हम सेंट्रली कर सकते हैं, उन फैक्टर्स में ये फैक्टर्स हैं। क्या? पहला, लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल्स, द सिमिलैरिटी ऑफ द ग्रुप एक्टिविटीज एंड बिजनेस लाइन्स। पहले बताओ ये तीनों बातें समझ आती हैं? तीनों बातें समझ आती हैं? इस पे मैंने ये तुम्हें एग्जाम्पल दी थी, इस पे मैंने ये काम किया था, ऐसा है? अच्छा, फिर वो बोलता है कैन बी कंसिडर्ड फॉर सिविल कंपोनेंट्स एज वेल। इसका क्या मतलब है? प्लीज लिख के बताएं आप। अभी मैंने एग्जाम्पल दी है। हाँ जी, ये इसका क्या मतलब है? जल्दी बताएं, लिख के बताएं। इसकी मैंने अभी एग्जाम्पल दी है कि कैन बी कंसिडर्ड फॉर सिविल कंपोनेंट्स एज वेल। इसका क्या मतलब है? जल्दी से भाई, जल्दी से, आप लोगों ने लिखना है, आपका पेपर है, जल्दी बताओ। हाँ जी, फायज, अमीर, इट कैन बी यूज फॉर कंपोनेंट्स विद देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर 10-15 कंपोनेंट्स है तो हो सकता है 6 पे सेम हो, तो सम कंपोनेंट्स में 6 आ जाएंगे, ऐसा ही है? सम कंपोनेंट्स में 6 आ जाएंगे तो हम उस पर कर लेंगे, यहाँ तक कोई मसला? तो अभी हम बता रहे हैं प्रोसीजर्स फॉर फॉर्म, यानी हम रिस्पॉन्डिंग टू असेस दिस करें। अच्छा, रिस्पॉन्सेज में ऑडिट कैसे होना है, TOC कैसे होना है, वो तो अपनी जगह है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या टेस्ट करेंगे, कंट्रोल्स को देखेंगे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। पर हम कह रहे हैं उसको करना कहाँ पर है, सेंट्रली या कंपोनेंट पे जाके? अब सवाल आती हैं, क्लैरिटी है? आगे फिर वो कहता है कि भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कंपोनेंट लेवल पे भी जाके कर सकते हैं, तो वो उसका उलट हो गया। उसका उलट कब होगा? आप मुझे खुद सोच के बताएं कि आप कंपोनेंट पे तब जाएंगे ना जब आपके ऑपरेशंस डिसिमिलर हो, जब आपके ऑपरेशन डिसिमिलर हो, आपके कंट्रोल सेम नहीं हो, एक्टिविटीज सेम नहीं हो, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हो, एक्टिविटीज सेंट्रलाइज नहीं हो, तो फिर इन एनी केस आपको क्या करना पड़ेगा? लिख के बताओ। इन एनी केस आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी,
क्या आपको कंपोनेंट पे जाना होगा काम करने के लिए? ऐसा है? क्या आपको कंपोनेंट पे जाना होगा काम करने के लिए? ऐसा है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ उसने बड़ी मज़े की बताई, उसमें एक और चीज़ बड़े मज़े की बताई। उसने कहा कि आप समझें ये ग्रुप एफएस हैं और ग्रुप एफएस में यहाँ पे अमाउंट्स आ रही हैं, तो जैसी बात है पूरे ग्रुप की मिलके आ रही होंगी। अच्छा, वो कह ये रहा है इसके अंदर कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस पूरे गेम में इसके अंदर जो कंपोनेंट 1 है उसका बैलेंस इंडिविजुअली इममटीरियल है, यानी बहुत सारे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो इममटीरियल हैं। बट जब अगर मैं इसको कटा दूं कंपोनेंट 2 एलेट से, ये भी इंडिविजुअली इममटीरियल है। कंपोनेंट 3 है, ये भी इंडिविजुअली इममटीरियल है। पर मसला ये है कि इतना डिसएग्रीगेटेड ग्रुप है, इतनी छोटी छोटी कंपनीज हैं इसके अंदर कि अगर मैं सबको ही कटा दूंगा तो मेरा ग्रुप ही हट जाएगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? सबको ही कटा दूंगा ये कह के कि वो इममटीरियल है, तो भाई मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो पूरे ग्रुप पे चाहिए ना। क्या ऐसा हो सकता है? तुम लोग मुझे बताओगे, इसका आगे मटीरियलिटी के साथ पूरा कॉन्सेप्ट है। क्या तुम मुझे ये बताते हो कि अगर मैंने इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया, इसको इग्नोर किया और इनमें कोई मिस स्टेटमेंट निकली, तो क्या वो एग्रीगेट बेसिस पे मटेरियल हो सकती है? यस फाइज, वेरी गुड। हाँ जी, क्या वो एग्रीगेट बेसिस पे मटेरियल हो सकती है? ऐसा है? तो वो ये कह रहा है कि बाज़ औकात आपको कंपोनेंट लेवल पे इसलिए भी जाना पड़ता है क्योंकि वो इंडिविजुअली एक तो सेंट्रलाइज नहीं है, और दूसरा इंडिविजुअली तो इममटीरियल होते हैं, बट व्हेन एग्रीगेटेड वो सिग्निफिकेंट पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को हैच करने के लिए फिर आप कंपोनेंट लेवल तक भी जाते हैं। पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? क्लैरिटी है? अच्छा, अब जब आप कंपोनेंट लेवल पे जाएंगे ना, तो कंपोनेंट लेवल की भी अपनी बात है। व्हेन यू डिसाइडेड कि कंपोनेंट पे जाओगे तो पहला क्या है? पहला केस ये है कि आप सिंपल एक काम ये करें कि आप 100% कंपोनेंट को वेरीफाई करें। क्या ये नॉर्मल ऑडिट की तरह हो गया? जल्दी बताओ, क्या ये नॉर्मल ऑडिट की तरह हो गया? ऐसा ही है? क्या ये नॉर्मल ऑडिट की तरह हो गया? अच्छा, फिर वो कह रहा है दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंपोनेंट में जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी ना, आप समझें कि रेवेन्यू तो सेंट्रलाइज था, तो हमने रेवेन्यू वहीं से बैठ के कर लिया। बट यहाँ पे पाकिस्तान में सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो क्या इन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टीज़ की एग्जिस्टेंस को देखने के लिए, स्पेसिफिक अकाउंट को देखने के लिए हम यहाँ पे काम करवा सकते हैं या खुद काम कर सकते हैं? जल्दी बताओ। कंपोनेंट लेवल की बात कर रहा हूँ क्योंकि सेंट्रली नहीं हो सकता। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मलेशिया में बैठ के इसकी एग्जिस्टेंस को देख सकते हो? सवाल है, क्या तुम मलेशिया में बैठ के इसकी एग्जिस्टेंस को देख सकते हो सकता है कि इस एंटिटी में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ व्हीकल्स हो, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉजिस्टिक्स है। तो क्या इस व्हीकल की ओनरशिप तो तुम वहाँ से देख सकते हो भाई, क्या एग्जिस्टेंस देख सकते हो? बताओ जल्दी। तो क्या इन एनी केस तुम्हें कंपोनेंट पे आना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस है जो तुम्हें देखना पड़ेगा। ऐसा है? स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस यानी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस पे तुम काम कर सकते हो आगे, क्योंकि वो सेंट्रली नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, क्या हम कह सकते हैं कि जो चीज़ किसी फाइनेंशियल्स में स्पेसिफिक रिस्क केटर कर रही होगी, उसको देख लो। लेट्स से पूरे ग्रुप के अंदर एक एंटिटी ऐसी है, जैसे मैंने आपको पीटीसीएल की एग्जांपल दी थी कि वहाँ पे पेंशन का केस चल रहा है। तो आपको पता है एहतसलात ने हमसे स्पेसिफिकली अलग से किस पे काम करवाया था? पेंशन के केस के ऊपर। क्यों?
क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर है जो उसके लिए बड़ा अहम है, उसके लिए बहुत अहम है। तो क्या उसने हमें जो इंस्ट्रक्शन दी होंगी कंपोनेंट ऑडिटर्स को, क्या उसमें उसने डिस्क्लोजर पे काम करवाया होगा अलग से, क्योंकि वो सेंट्रली बैठ के नहीं कर सकता। यहाँ का लॉयर जो केस हैंडल कर रहा है, क्या वो उससे वहाँ से बात कर सकता? नहीं, यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बैठ के वो अपना लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करे और वो बोले कि भाई हमारा लॉयर हमें बताए, अगर उसको शक व शुबा है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक रिस्क ऑफ केस, डिस्क्लोजर एक्सेट्रा। सर इस हिसाब से तो हम बस रिकॉर्ड्स ही वेरीफाई कर सकते हैं ना वहाँ बैठ के, बिल्कुल ऐसा है। तो जब रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर सकते हैं तो देखो सेल्स के लिए, तो मुझे बताओ सेल्स के लिए तो जो अकरेंस की असर्शन होती है ना, एग्जिस्टेंस तो नहीं होती। अमीर ये बात समझते हो? अमीर हमजा जल्दी बताओ। सेल्स की अगर बात करूँ तो उसकी तो अकरेंस की असर्शन है ना, कंप्लीटनेस है, वो तो सिस्टम में आ रही है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से हो सकती हैं। बट अगेन अगर एक ऐसा एरिया है जैसे पीपीई का, और वो पीपीई एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है ग्रुप का, तो तुम्हें एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे किसी को काम तो करवाना होगा ना, हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि तुम्हें वो असर्शन वेरीफाई करनी है, अदरवाइज तुम्हारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ये क्या करेंगी, ये सारी चीज़ें कंसिडरेशन में इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगर कहीं सवाल आता है 600 का, तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, इसको ये कर लेंगे, इसको ये कर लेंगे, तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। पहले बताओ बच्चों, बात समझ आ रही है? ये मार्क्स गेन करने का एक तरीका है, समझना है कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। क्लैरिटी है? क्योंकि देखो उसने तो आपको बता दिया ना कि डिज़ाइन एंड परफॉर्म इंटायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। पहले बताओ इंटायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ आता है कि मैं अगर कंपोनेंट पे काम करूंगा तो मैं इंटायर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे काम कर लूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी से, जल्दी से बाबू, तुम्हारा पेपर है, लिखना है। ओके अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है डिज़ाइन एंड परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फॉर वन और मोर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। ये भी बात समझ आती है कि किसी एक अकाउंट बैलेंस पे, किसी डिस्क्लोजर पे काम कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, फिर बोल रहा परफॉर्म स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है कि भाई एक एरिया पे आपने बोल के काम करा लिया बस। देखो इसकी एग्जांपल भी लिखी है मैंने यहाँ पे। स्पेसिफिक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स और लिटिगेशन इन द कंपोनेंट जुरिसडिक्शन और द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट। आपने कहा सिर्फ एक असर्शन पे काम करवाया, एग्जिस्टेंस पे, बाकी वैल्यूएशन वगैरह खुद वहां से देख लिए डॉक्यूमेंट्स। पहले तो बात समझ आ रही है? स्पेसिफिक प्रोसीजर ऐसा ही है। ओके अच्छा भाई, इरफान कह रहे हैं कि सर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन की एग्जांपल दें जो सेंट्रली ना हो पाए। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर हर कंपनी अपना अपना पेरोल डेटा अपने पास रखती है, उसके रिकॉर्ड्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो सैलरी एक्सपेंस या पेरोल एक्सपेंस वहाँ पे बैठ के हो सकता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, क्या वहाँ पे बैठ के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, सैलरी की क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन वहाँ पे बैठ के नहीं हो सकते, तो इन एनी केस यहाँ करनी पड़ेगी। क्लैरिटी है इरफान? ओके अब प्लीज़ सुनना, प्लीज़ सुनना। तुम अगर स्ट्रेटजी देखो, शुरू से हम लेके चले, हमने रिस्क आइडेंटिफाई की है। अब प्लीज़ खुदा के वास्ते मेरी तसल्ली के लिए तुम लोग ये बता दो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले तुमने अंडरस्टैंडिंग किसकी ली थी? प्लीज़ लिख के बताओ ताकि तुम्हारा दिमाग चले। ग्रुप की ली थी, ग्रुप की ली थी, ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ली थी। एंड ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग में यू गाइस सेड के भाई ग्रुप के लिए हम देखेंगे इसमें क्या क्या आ रहा है। अच्छा, ग्रुप के बाद किसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी? जल्दी बताओ। ऑपरेशंस की, कहाँ कहाँ लोकेटेड है इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी। वेरी गुड, उसके ऑपरेशंस की, इन्वायरमेंट की, इंडस्ट्री की, और इसके अलावा जल्दी बताओ, स्पेसिफिकली ग्रुप के हिसाब से बताओ। इसके अलावा हाँ जी, कहाँ सिचुएटेड है ये भी मैंने बता दिया। आगे बताओ, क्या उसके ऊपर कौन से लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई हो रहे हैं, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ली थी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की भी ली थी, याद आ रहा है? लॉज एंड रेगुलेशन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एक और था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसकी भी ली थी अंडरस्टैंडिंग, याद है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ली थी आप लोगों ने। अच्छा, इसके बाद क्या बस इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी या आपने ग्रुप वाइड कंट्रोल्स की भी ली थी? कंट्रोल्स की ली थी। अच्छा, कंट्रोल्स में आपने उन कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग ली थी जो कि एप्लीकेबल थे ग्रुप के ऊपर और उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, ऐसा ही चाहे वो सेल साइकिल हो, परचेज साइकिल हो, जो भी हो, उस पर अंडरस्टैंडिंग ली थी।
फिर आपने देखना था कि उसमें कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल्स क्या है, और ऊपर ऑपरेशंस में भी कॉमनैलिटी ऑफ ऑपरेशंस देखने थे टू आइडेंटिफाई सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिस्क। कॉमनैलिटी ऑफ कंट्रोल याद आ रहा है कि कंट्रोल्स कॉमन है या नहीं है। मैंने आपको EFU जनरल की एग्जाम्पल दी थी, मतलब याद रखनी है इस बातों को। मैंने आपको EFU जनरल की एग्जाम्पल दी थी, याद है कि क्लेम्स में अगर मसला होगा तो हर ब्रांच पे मसला होगा, वो सारी चीज़ें। अच्छा, जब आपने वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले ली तो क्या आपने ऑल टुगेदर कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली थी इन ऑर्डर टू असेस रिस्क? हाँ जी, कंसोलिडेशन प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ली थी इन ऑर्डर टू असेस रिस्क। जल्दी से मुझे बताएं ताकि रिकैप दे रहा हूँ मैं, ताकि आगे चलें। कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या था, जल्दी बताओ। कंसोलिडेशन प्रोसेस में क्या था कि सारे ग्रुप की जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो यहाँ पे पार्क हो चुकी हों, एक ये रिस्क था। ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड, वेरी गुड। दूसरा बताओ, दूसरा बताओ जल्दी से। ऑल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड के अलावा क्या था, जल्दी बताओ। कंट्रोल्स, पॉलिसीज कंसिस्टेंट हों, सारी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस यहाँ पे आ चुकी हों, ऐसा ही है। और एक और चीज़ थी, याद है, एक और चीज़ याद होनी चाहिए आपको, जो प्रेजेंटेशन है, जो रीक्लासिफिकेशन है, वो प्रॉपर हो चुकी हों। वेरी गुड। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, उसकी एलिमिनेशन सही हुई हुई हो, अप्रूव और रिव्यू हो चुका हो। ये पूरा क्या था, कंसोलिडेशन प्रोसेस था, ऐसा ही है। ये पूरा कंसोलिडेशन प्रोसेस था। अच्छा, अगर इसमें कोई भंड होता तो आपको पता होता कि यहाँ पे इस एरिया पे ज़्यादा काम करना है। ये सारी चीज़ें कर करा के जब आपको सारे रिस्क मिल गए, हर एक जगह का रिस्क मिल गया, रिसीवेबल की रिकवरी का, ये सारी चीज़ें आपने देखा। सब्सिडरी में एक रिसीवेबल है जो कि ज़माने कदीम से पड़ा हुआ है, आपको एनालिटिकल रिव्यू से पता लगा, एजिंग से पता लगा, तो आपने देखा कि भाई वहाँ पे बैड डेट का एक्सपेंस का रिस्क है, वो तो नॉर्मल रिस्क है ना जो आपने सीखे हुए हैं। पर अब आपने वो ग्रुप लेवल पे देखने के ग्रुप के रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो कौन से कंपोनेंट में बढ़ रहे हैं, बात समझ आ रही है। फिर जब आपने ये काम कर लिया ना तो आपने सिग्निफिकेंस देखी, फिर आपने कहा कि ऐसे कौन सा एरिया है जिस पे सेंट्रली काम कर सकता हूँ, उसके फैक्टर्स डिस्कस की कि भाई ये चीज़ें होंगी तो सेंट्रली कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर कंपोनेंट लेवल पे जाके कर सकते हो। कंपोनेंट लेवल पे कब कर सकते हो, जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो, कंट्रोल्स कॉमन नहीं हो, ऑपरेशंस कॉमन नहीं हो, ये सारी चीज़ें। जब आप कंपोनेंट लेवल पे काम करोगे तो तीन चीज़ें, या तो पूरे कंपोनेंट को इंटायरिटी में वेरीफाई करोगे, या कोई अकाउंट बैलेंस या ट्रांजेक्शन को या स्पेसिफिक प्रोसीजर कर लोगे। यहाँ तक याद हो गया, जल्दी बताओ, यहाँ तक याद हो गया। अच्छा, अब जब ये आपने डिसाइड कर लिया ना कि सेंट्रली करोगे, कंपोनेंट पे जाके करोगे, और तो कंपोनेंट जाके करने की दो चीज़ें होती हैं, बहुत केयरफुली सुनना। कंपोनेंट पे जाके करने की दो चीज़ें होती हैं, या तो आप कंपोनेंट पे खुद जाके काम करेंगे, या तो किससे कराएंगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कंपोनेंट पे जाके खुद करेंगे या तो किससे कराएंगे? हाँ जी, कंपोनेंट पे जाके खुद करेंगे या तो कराएंगे कंपोनेंट ऑडिटर से। वेरी गुड। अच्छा, क्या कंपोनेंट ऑडिटर से कराते वक्त आपने वो स्ट्रेटजी बनाते हुए प्लानिंग के अंदर क्या कंपोनेंट ऑडिटर की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को असेस किया होगा? यस, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। पर आओ आज तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। किसी ने ग्रुप ऑडिट किया हो तो उसको समझ भी आएगा, पर मैं आज तुम्हें एक और चीज़ सिखाता हूँ। जब तुम डिसाइड करते हो ना कि मैं कंपोनेंट ऑडिटर को अपॉइंट करूँगा, तो तुम उसको भेजते हो ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन। जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, क्या भेजते हैं? ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन यानी ग्रुप की ऑडिट इंस्ट्रक्शंस किसको भेजते हो? सर, तुम कंपोनेंट ऑडिटर को भेजते हो, कंपोनेंट ऑडिटर को भेजते हो, और उसमें कुछ चीज़ें कहते हो, उसमें उसको कुछ चीज़ें कहते हो। पहली, अच्छा, हम उसको कहते हैं EY की ज़बान में कंपोनेंट टीम फॉर्म्स, CD फॉर्म्स कहते हैं हम उसको। EY की ज़बान में हम कहते हैं उसको CD फॉर्म्स, CT फॉर्म्स। ये कंपोनेंट टीम के फॉर्म होते हैं। प्लीज़ सुनिएगा, इसमें होता क्या क्या है, ये मैं लिख के लाया हूँ तुम्हारे लिए। इंस्ट्रक्शन पैक होता है। अच्छा, पहली चीज़, सबसे पहले एक फॉर्म होता है, उसके अंदर जब कोई आपसे पूछे ना कि भाई आप जो कंपोनेंट ऑडिटर को है क्या चीज़ें बेचोगे तो क्या क्या कंसिडरेशन होंगी तुम्हारी, तुम बोलोगे सबसे पहले क्या उसको मेरी इंस्ट्रक्शन समझ आई, मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट लूँगा। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रुप इंस्ट्रक्शन। बताओ ये लाजमी है? बताओ ये लाजमी है? एक्नॉलेजमेंट, मैं बोलूँगा भाईजान आप पहले ये एक्नॉलेज करें, तो पहले आप रिप्लाई करें। ओके गुड। फिर मैंने कहा जब आप ये बात समझ गए, जब आप ये बात समझ गए, वेरी गुड। जब बाद में मना ना करते कि समझ नहीं आता, वेरी गुड। अब आगे सुनो, जब आपने कहा कि भाई आप समझ गए ये बात,
अब आप मुझे एक कागज़ के पन्ने पे लिख के दें कि आप इंक्लूडिंग आपकी तमाम इंगेजमेंट टीम मेंबर्स एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेंगे, वो भी वो वाली जो ग्रुप पे अप्लाई होती हैं। क्या आप इंस्ट्रक्शन में उसको ये लिखेंगे? क्या आप इंस्ट्रक्शन में उसको लिखेंगे ये? ऐसा है? अच्छा, हम लिख देंगे उसको, हम लिख देंगे उसको कि भाई वो कंफर्म करे। क्या वो जो कंफर्मेशन आपको देगा, क्या वो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी? क्या वो आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी? इवन ये पूरी इंस्ट्रक्शन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनेगी। ऐसा ही है। अच्छा, जब मैं उसको ये कहूँगा ना, भाईजान ये आपकी एथिकल रिक्वायरमेंट से आपने कंप्लाई करना, आपने शेयर्स इन्वेस्ट नहीं करना, आपका कोई पर्सनल फैमिली रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, क्लोज फैमिली मेंबर नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें मैं लिख के दूंगा उसको, जो कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स में लिखी हुई है, जो मेरा लॉ कहता है, जो ग्रुप का लॉ कहता है, वो सबसे कंप्लाई करना है उसने। अच्छा, ये दोनों पे टिक हो गया। फिर मैं उसको देता हूँ रिपोर्टिंग टाइमलाइंस। अच्छा, रिपोर्टिंग टाइमलाइन देने का मकसद क्या है, ज़रा इस बात को भी समझ लें। होता ये है कि ग्रुप ने आपको कहा कि हमें रिपोर्ट चाहिए 31 दिसंबर ईयर एंड है, हमें 25 फरवरी तक चाहिए। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सब्सिडरी या वो कंपोनेंट आपको ऑडिट रिपोर्ट दे, आपको अपना काम कंप्लीट करके दे कोई मार्च में जाके? क्या ऐसा लॉजिकल है? जल्दी बताएं, क्यों लॉजिकल नहीं है? इस बात का जवाब दें, क्यों लॉजिकल नहीं है? व्हाई इट इज नॉट लॉजिकल? हाँ जी, क्योंकि अगर आपको उसने बाद में बताया तो आपने एविडेंस लिए बगैर तो रिपोर्ट नहीं दे सकते ना। हाँ ना, तो हम तो भाई जायसी बात है, अगर उसके फिगर्स ही फाइनल नहीं है तो मैं उसको कंसोलिडेट करके ये कैसे कह सकता हूँ कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट? मैं तो नहीं कह सकता ना। ऐसा है। तो क्या रिपोर्टिंग टाइमलाइंस बड़ी अहम है? रिपोर्टिंग टाइमलाइंस बड़ी अहम है, यस। तो उसको याद कर लेते हैं। मैंने ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, वो पीछे पूरे कॉन्सेप्ट से बनाई है। पहली चीज़ क्या करेंगे आप इंस्ट्रक्शन के अंदर? आप सिंपल बोल लेंगे, भाईजान ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन के अंदर आप पहले एक्नॉलेज करें इसकी रिसीट की कि आपको मिल गया, और फिर आप बराए मेहरबानी ये काम ये करें, हमें ये लिख के दें कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं। सही है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे रिपोर्टिंग टाइमलाइन। अच्छा, जब आपने रिपोर्टिंग टाइमलाइन बता दिया, आपको क्या लगता है, क्या आपने अपने तौर पे पूरी ग्रुप की रिस्क असेसमेंट की थी? जवाब दो। नहीं, प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा ना इरफान। देखो, इरफान कह रहे हैं सर इससे एक तरीके से प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा। देखो, प्रेशर इसलिए नहीं क्रिएट हो रहा क्योंकि, मुझे एक बात बताओ, पेरेंट कौन है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दो। ऐसा है, पेरेंट तो हम है ना। तो पेरेंट एंटिटी जब अपनी एक्सपेक्टेड ऑडिट कमेटी की मीटिंग रखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग रखेगा, तो वो पहले कंपोनेंट्स को बताएगा, भाईजान मेरी इस दिन मीटिंग है, आप अपने हिसाब से अलाइन कर लें। ऐसा है, क्योंकि पेरेंट तो कंट्रोल करता है ना, उसको तो मना नहीं कर सकता। तो जब पेरेंट का कंपोनेंट उसको मना नहीं कर सकता, तो मुझे मेरा कंपोनेंट ऑडिटर भी मना नहीं कर सकता। आप में से मुझे कोई जवाब दे दे। हाँ जी, आप में से मुझे कोई जवाब दे दे, जल्दी से बताओ मुझे कि वो मुझे मना क्यों नहीं कर सकता? लॉजिकल जवाब चाहिए। हाँ जी, लॉजिकल जवाब चाहिए मुझे, कंपोनेंट ऑडिटर मना क्यों नहीं कर सकता? जल्दी बताओ, फोकस के साथ बता दो यार, वो क्यों नहीं मना कर सकता मुझे? मैंने उसको बोला कि भाईजान ये दिन चाहिए, ये होगा। वेरी गुड आमना, बेहतरीन आंसर। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिटन इन एंगेजमेंट लेटर मैंने सिखाया था वहाँ पे, आपको याद है? मैंने कहा था एडिशनल बातें थी। हाँ, एंगेजमेंट लेटर में याद है एग्री करवाया था। आप बोलेंगे कि भाई मैं कंपोनेंट ऑडिटर से जो इंक्वायरी करूँगा आप करने देंगे, जो चीज़ें मांगूंगा मांगने देंगे, कोई अमल दखल नहीं होगा उसके अंदर। ये हमने सिखाया था। वेरी गुड आमना, बेहतरीन, ये हमने सीखा हुआ है। चलें, ये भी बात समझ आती है। तो अब हमने जो वही हमारे पास ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में पूरा पैक जाता है, ग्रुप ऑडिट का पूरा पैक होता है जो हम भेजते हैं अपने कंपोनेंट ऑडिटर को। उसके अंदर लाइन बाय लाइन आइटम पे रिस्क लिखा हुआ था। आप लोग याद है बचपन में सवालात में लिखते थे कि रिसीवेबल हैज़ बीन इंक्रीज बाय दिस टू दिस, डेज इंक्रीज हो गए, देयर इज अ रिस्क दैट रिसीवेबल माइट नॉट बी रिकवरेबल। याद आ रहा है? तो यही सारी बातें आप लिख के देंगे उसको, यही सारी बातें आप ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ असेस में लिख के देंगे। आप उसको बोलेंगे भाई मुझे ये रिस्क लगता है, और फिर क्या हम अपने रिस्क बता देंगे या उसको भी इन्वॉल्व करेंगे? उसको बोलेंगे भाई अगर आपको कोई और अदर रिस्क मिलता है तो आप हमें जल्दी बताइएगा।
पहले बताओ बात समझ आती है? क्योंकि वो, अच्छा क्या मुझे बताओ, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया ना ऑपरेशन को समझ के, अगर मेरा पहला साल है तो क्या मुझे ज़्यादा नॉलेज होगी या उसको ज़्यादा नॉलेज होगी? हाँ जी जल्दी बताओ। अगर मेरा पहला साल है, वो तो पहले से ही ऑडिटर है। हाँ जी, कंपोनेंट ऑडिटर को ज़्यादा होगी ना, तो मैं इसको क्या कहूँगा, अगर आप, अच्छा उसमें होता क्या पता प्रैक्टिकली भी, हम तो उसको रिस्क असेसमेंट करके देते हैं, हम वो करके देते हैं जो मुझे अपेरेंटली दिख रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेंशन का केस चल रहा है, क्या पेंशन का केस मुझे एतसलात ने लिख के दिया होगा? जल्दी बताओ, क्या पेंशन का केस मुझे एतसलात ने लिख के दिया होगा? बिल्कुल लिख के दिया था। और इवन 100% रिस्क जो मैंने निकाले थे उन्होंने निकाल के दिए थे, उन्होंने भी एफएस को ही देखा था, क्योंकि मेरा भी पहला साल था, उनका भी पहला साल था। फिर कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पे जाके पता लगी जो मैंने प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट की। याद रखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, जो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी तो क्या वो फिर मैंने बीइंग अ कंपोनेंट ऑडिटर उसको बताई होंगी? क्योंकि वो लिख के देता है कि अगर आपको इसके अलावा कोई एडिशनल मैटर्स पता हुए जो आपको लगता है कि मुझे पता होने चाहिए, आप मुझे प्रॉम्प्टली बताना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो एरियाज ऑफ असेस रिस्क हो गया यहाँ पे। अच्छा क्या फिर मैं बीइंग अ पेरेंट का ऑडिटर, ग्रुप का ऑडिटर, उसको ये बताऊंगा मेरी तसल्ली के लिए कि मिनिमम इतना काम कर लेना इसके ऊपर, ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना? जल्दी बताओ, क्या ये मैं कहूँगा कि ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना? यस। अच्छा क्या वो इससे ज़्यादा कर सकता है? क्या वो इससे ज़्यादा प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है? जल्दी बताओ। कर सकता है, बट क्या वो इससे कम कर सकता है? सवाल है। क्यों नहीं कर सकता कम? क्योंकि मिनिमम थ्रेशोल्ड है भाई हमारा, मिनिमम थ्रेशोल्ड है, इससे कम तो नहीं कर सकता। हाँ ज़्यादा करे फेयर इनफ, हमारा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों? हाँ जी ये मसला है। अच्छा अब आगे डिटेक्शन रिस्क तक रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे बगैर देखे एक बार रिवाइज करा दो। मैं आपसे पूछूं प्रैक्टिकलिटी के लिए आप ग्रुप बॉडी इंस्ट्रक्शन में क्या क्या भेजेंगे? हाँ जी वेरी गुड, प्लीज़ सुनिएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, वैसे ही हम शुरू में कंफर्मेशन ले चुके होते, बेहतरीन, पर वो कंफर्मेशन पूरा रीड करके करता है। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा आंसर। सुनो अब मुझे आप एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, याद कर लो ये बातें, ये याद कर लो। पहली क्या चीज़ क्या करेंगे कंफर्मेशन में? एक्नॉलेजमेंट और रिसीट लेंगे और अंडरस्टैंडिंग की एक्नॉलेजमेंट लेंगे, ऐसा ही है? ऐसा ही है। फिर एथिकल कंप्लाइंस की उसकी कंफर्मेशन ले लेंगे कि वो रेलेवेंट कोड ऑफ एथिक्स से कंप्लाई करेगा, ऐसा ही है? एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करेगा, दो चीज़ें हो गई। अच्छा तीसरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस कि भाई इस वक्त पे मुझे ये चाहिए। चौथा क्या मैं रिस्क असेस करूंगा, रिस्क असेस करने के बाद उसको काम बताऊंगा क्या करना है, और जब काम बता दूंगा तो भाईजान उसको ये भी तो बताऊंगा ना कि आपके लिए मैंने मटीरियलिटी क्या सेट की है। क्या मटीरियलिटी बताना लाजमी है उसको? जल्दी बताओ, क्या मटीरियलिटी बताना लाजमी है? और मुझे ये भी बता दो, मुझे ये भी बता दो कि मेरी मटीरियलिटी और उसकी मटीरियलिटी में सेम होगा या फ़र्क होगा? हाँ जी फ़र्क होगा, डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फिर ये स्टैंडर्ड भी कहता है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि जब आप कंपोनेंट को उसकी मटीरियलिटी बताओगे तो वो कम भी इसलिए होती है क्योंकि एग्रीगेशन का रिस्क होता है। एग्रीगेशन का रिस्क समझ आ रहा है ना, कि एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट माइट एक्सीड द लेवल ऑफ ग्रुप मटीरियलिटी। तो आप उनको बोले ना कि इसको इससे नीचे रखो, अगर इससे ऊपर आ जाए तो भाईजान फौरन से इन्फॉर्म करना। पहले बताओ बात समझ आ रही है? बात से बात निकालूंगा, कहानी से कहानी बनेगी आगे, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा भाई अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज आइदर स्पेसिफिकली से दैट वी टेक कंफर्मेशन ऑन एथिकली रिक्वायरमेंट स्पेशली ऑन इंडिपेंडेंस? अच्छा भाई फाइज कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयजा हमें ये क्यों कहता है कि हम एथिकल उस पर कंफर्मेशन लेते हैं। तो मुझे बताओ, इफ़ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप अपनी रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? वी कंडक्टेड आर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आयजा एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स, ये लिखते हैं? जल्दी बताओ, ये लिखते हैं ना? तो ये लिखने के लिए तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये लिखने के लिए तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और जिस बंदे से तुमने काम करवाया है उसको भी क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ, उसको भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि सोल जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी है ना।
तो ये स्टैंडर्ड तुम्हें नहीं कह रहा ना कि तुम किसी और से काम कराओ, खुद कर लेते अगर इंडिपेंडेंट हो। तो अगर किसी और से काम करवा रहे हो तो उसकी इंडिपेंडेंस को भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो वो तुम लिखवाओगे, दैट लिखवाना इज अ सबूत कि तुमने अपना काम खत्म किया है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, फाइल्स क्लियर है? ओके अच्छा, जब आपने मटीरियलिटी बता दी, उसको मटीरियलिटी बता दी, आप उसको लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज भी बताते हो। जल्दी बताओ ये क्यों बताते हो? लॉजिकल जवाब देना, क्योंकि अब तुम लोग चीते हो चुके हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आजकल, जल्दी बताओ। हाँ जी, उसको रिलेटेड पार्टी क्यों बता रहे हैं? नहीं गलत, रिलेटेड पार्टी मटीरियल नहीं, बाय नेचर नहीं, गलत, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, नहीं गलत यार, ग्रुप ऑडिट कर रहे हो भाई, ग्रुप ऑडिट कर रहे हो, ताकि आपकी आपस की जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, हाँ ये बात जवाब दिया ना, ये बात इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हैं, उस पर आप देखो दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है ना कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है 4th और 5th शेड्यूल की, कि आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सारी डिस्क्लोज करनी है, उनका नेचर और रिलेशनशिप तक भी, ऐसा ही है, नेचर भी रिलेशनशिप भी, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन भी, तीनों चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं। एक तो लीगल रिक्वायरमेंट है, दूसरा ग्रुप के पर्सपेक्टिव से आपको वो इसलिए भी तो चाहिए ना कि अगर आपके पास रिलेटेड पार्टी की चीज़ें अलग से नज़र आएंगी तो क्या वो इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन में आसानी हो जाएगी, आसानी हो जाएगी? जल्दी बताओ यार, आसानी हो जाएगी? ये बात हो गई। अच्छा, फिर आपने कहा, अब हमने कहा फिर मैं उसको ये बताऊंगा कि चलो तुमने रिलेटेड पार्टी हो गया, अब मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई तुम्हें इस रिलेटेड पार्टी के ऊपर इंट्रा ग्रुप एलिमिनेशन पे क्या काम करना है। यानी क्या मैं ये उससे पूछ सकता हूँ कि तुम मुझे ये बता दो कि सब्सिडरी बेचते हुए मार्कअप या मार्जिन कितना चार्ज करता है, जल्दी बताओ, ये मैं पूछ सकता हूँ उससे? क्योंकि आपने अनरियलाइज प्रॉफिट को हटाना है ना, तो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए व्हाट यू नीड टू नो कि मार्कअप और मार्जिन कितने चार्ज होते हैं। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? ओके एक चीज़ और, फिर ये ग्रुप इंस्ट्रक्शंस ख़त्म, फिर मैं उसको कहता हूँ भाईजान होल्ड ऑन, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने यानी सब्सिडरी के ऑडिटर ने, कंपोनेंट के ऑडिटर ने 20 फरवरी को रिपोर्ट साइन हुआ, लिख के बताओ मैंने कौन सी डेट बोली? 20th फेब। हो सकता है कि कंपोनेंट ऑडिटर ने कंपोनेंट ऑडिटर ने 20th फेब कुछ साइन की है रिपोर्ट, सही है? अच्छा भाई, ग्रुप ऑडिटर साइन कर रहा है 25 फेब को, सही है जी, 25 फेब को साइन कर रहा है। मुझे बताओ, आपको तो याद होगा ना, बचपन में हमने ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में सीखा है कि ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं होती जब तक ईयर एंड के बाद और रिपोर्ट की साइनिंग डेट तक ऑडिटर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स का तकाजा ना कर ले। ऐसा है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर नहीं कर लो, देख ले कहीं कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जिसको अकाउंट फॉर या डिस्क्लोज हो जाना चाहिए था और जो कि ऑडिटर को पता होता रिपोर्ट डेट पे तो वो उसको अमेंड कर देता, ऐसा है? पर मुसीबत यहाँ पे यह है कि यहाँ पे कंपोनेंट ऑडिटर साइन कर चुका है 5 दिन पहले, तो क्या ये जो गैप है 5 डेज का, क्या इसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ होगा तो क्या वो ग्रुप एफएस को इफेक्ट करेगा? जवाब दो, क्या वो ग्रुप एफएस को इफेक्ट करेगा? ऐसा है? तो क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाईजान आप अपने सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर दें, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स को एक्सटेंड कर दें? क्या मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा? तो देखो यही लिखा हुआ है, instruction on subsequent event audit work to ensure that the component auditor extends subsequent event procedures beyond the normal period, that is the delay between the completion of audit work with respect to subsidiary and the signing of the group audit report। पहले तो बात क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, तो ये तो हो गई ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास से गई थी, अब ज़रा दिमाग लगाओ,
कैन देयर बी अ डॉल डेटिंग? देखो डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट फाइज अलग है। डॉल डेटिंग का पता है कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आप रिपोर्ट साइन कर चुके हो, आपको वापस आके कोई चीज़ मिले। डॉल डेटिंग तब आएगी ना भाई। आपको याद है डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट? भाई डॉल डेटिंग तो तब आती है ना जब आप रिपोर्ट साइन कर चुके हो, आपको वापस। तो यहाँ पे रिपोर्ट ग्रुप ऑडिटर ने क्या अब तक साइन की है? जल्दी बताओ, क्या ग्रुप ऑडिटर ने साइन की है? मैं तो कह रहा हूँ ग्रुप ऑडिटर के साइन करने से पहले आपको कुछ पता लग जाए, क्योंकि मेरी रिपोर्ट तो अभी मेरे पास है ना, तो मुझे सब्सिक्वेंट इवेंट वहां तक देखना है। विल इट शैल बिकम एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर? इट विल बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट ऑडिटर, बिकॉज एनी हाउ अगर वो सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम नहीं करता तो मुझे करना पड़ता, तभी मैं ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में उससे एग्री करवा लेता हूँ। पहले बताओ बात समझ आती है? यानी फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने कॉम्पोनेंट ऑडिटर के अकाउंट साइन किए, तुम लोग सुनना मेरी बात, हमने कॉम्पोनेंट ऑडिटर के अकाउंट साइन किए, अज्यूम करो 20 जुलाई को पेरेंट एंटिटी ने एतसलात ने साइन किए 31 जुलाई को। क्या एतसलात ने या उसके ग्रुप ऑडिटर ने हमें 10 दिन या 11 दिन के सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने को कहे होंगे? जल्दी बताओ। और हमने उसमें प्रोसीजर पता है क्या परफॉर्म किया है? हमने क्लाइंट के पास गए, हमने बोला क्या कोई केस में चेंजेस हैं, क्या कोई किसी केस में अपडेट्स हैं? पहले तो ये पूछूंगा ना, क्या कोई ऐसा मटेरियल सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है जो कि तुम्हारे एफएस में डिस्क्लोज ना हो, होना चाहिए, रिकॉर्ड ना होना चाहिए? सारी इंक्वायरी की, इस इंक्वायरी के जवाबात में ना आया तो वो पूरा इंक्वायरी का फॉर्म हमने भर के अपने साइन करके पार्टनर से साइन करवा के भेज दिया एतसलात। क्या उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया उस दिन तक का जब वो साइन कर रहा है? जल्दी बताओ, उस दिन तक का जब वो साइन कर रहा है। ऐसा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये तो तुमने उसको बातें बता दी कि भाई तुझे क्या क्या करना है। अब अगेन इस चीज़ को खुला रखो दिमाग में, जैसे पीपी को वेरीफाई करने के तरीके वो सेम है कि फिक्स एसिड रजिस्टर लेंगे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे, वो अपनी जगह है। अभी हम हाई लेवल बातें कर रहे हैं कि वो क्या करेगा। अच्छा, अब मुझे तुम एक सोच के बाद बताओ, क्या वो तुम्हें ये जो तुमने इन्फॉर्मेशन उससे मांगी है, इन्फॉर्मेशन तुमने मांगी है, प्लीज़ बताना, क्या तुमने उससे एक्नॉलेजमेंट मांगी है? जल्दी बताओ, क्या तुमने उससे एक्नॉलेजमेंट मांगी है? जल्दी बताओ, एक्नॉलेजमेंट मांगी है? यस, मांगी है। क्या तुमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंसेस मांगी है? मांगी है। क्या तुमने उसको मटीरियलिटी बताई है? क्या तुमने उसको रिस्क बताएं? क्या तुमने उसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या तुमने उसको क्या काम करना है, ये सब बताया? सब बताया तुम लोगों ने? यस। ये सारी चीज़ें जो तुमने उसको बताई हैं तो वो तुम्हें रिप्लाई करेगा, वो होगा रिप्लाई टू ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शंस। ऐसा ही है, वो तुम्हें रिप्लाई करेगा। क्या तुम उस रिप्लाई पे मान जाओगे या पहले उस इंफॉर्मेशन को जो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन है कंपोनेंट ऑडिटर के साथ उसको इवैल्यूएट करोगे? सवाल है, कहानी से कहानी मिलाई है मैंने। हाँ जी, इवैल्यूएट करेंगे। प्लीज़ बताओ, क्या उसकी कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करेंगे? हाँ जी, प्लीज़ बताएं। अच्छा, अगर मैं उसकी कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करूँगा तो करना इसलिए लाजमी है ना क्योंकि ज़िम्मेदारी तो मेरी है ना, ज़िम्मेदारी तो मेरी है। तो अगर मैं उसकी कम्युनिकेशन को इवैल्यूएट करूँगा तो पहली चीज़, क्या मैं ये देखूँगा कि उसने मुझे पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी? क्योंकि देखो वहाँ से जो एफएस आएंगे ना, ये बड़ी अहम बात है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ आज। एक तो कंपोनेंट की मैनेजमेंट ग्रुप की मैनेजमेंट को एफएस भेजेगी, हाँ या ना में जवाब दो। कंपोनेंट की मैनेजमेंट ग्रुप की एफएस को एफएस भेजेगी, ऐसा ही है? ग्रुप की मैनेजमेंट को एफएस भेजेगी, ऐसा ही है? वो वहाँ से जाएंगे। पर क्या मुझे उस पर रिलाई करना है या मुझे उन फिगर्स पे रिलाई करना है जो मेरा ऑडिटर मुझे देगा? जवाब दो, जवाब दो, लॉजिकल जवाब देना, सीखने की बात है। हाँ जी, क्या मैं उस पर रिलाई करूं जो वहाँ से फिगर गई है या हमारा ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर जगह? ऐसा ही है? तो इसको हम कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आइडेंटिफाई करूंगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि उसने मुझे बताई है, ऐसा ही है? अच्छा, फिर मैं देखूंगा, लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं, लॉजिकल बात। अच्छा, क्या ये ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन से पहले की बात है या बाद की बात है? जल्दी बताओ, बाद की बात है। वेरी गुड। क्या मैं उसके अंदर ये देखूंगा कि कहीं उसने वो काम ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया जो मैंने उसको कहा था? जल्दी बताओ,
बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा, मेरा तो रिस्क था, मैंने रिस्क लिख के दिए उसको यार, ऐसा ही है। अच्छा फिर इसके बाद क्या मुझे कंपोनेंट ऑडिटर कोई नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ बता सकता है कि ये नॉन कंप्लायंसेस हैं, ये कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं? क्या उस कंट्रोल डेफिशिएंसीज की वजह से मेरा रिस्क ऊपर जा सकता है? तो फिर मैं ये भी चेक करूँगा कि क्या उसने उसके ऊपर सही काम किया या नहीं किया, ऐसा है? क्या वो मुझे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स बता सकता है? क्या वो मुझे अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स बता सकता है? ये सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन की इवैल्यूएशन है जो उसने मुझे दी है। देखो ये रही, ऊपर क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएटिंग द कंपोनेंट ऑडिटर्स कम्युनिकेशन। जो उसने मुझसे बातें की हैं उसको इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अच्छा अब दो चीज़ें, दोनों चीज़ों में फ़र्क रखना, फिर मैं क्लास को कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे पता है एब्जॉर्ब नहीं होता, 600 बहुत मुश्किल है। तो हम कहानी करके चलते हैं। सुनो, और अगली क्लास प्रैक्टिस क्लास भी होगी तो आपने याद करके आना, मतलब उसमें पास पेपर्स कराऊंगा, सुनना, क्योंकि ख़त्म होने वाला है बस ये, इसके बाद एक ही चीज़ बाकी है। आगे मुझे बताओ, एक तो उसका रिस्पॉन्स आया, उस इंफॉर्मेशन की इवैल्यूएशन है। दूसरा काम तुम्हें ये नहीं करना चाहिए कि पहले इन्फॉर्मेशन देख ली फिर देखो कि उसने काम एडिक्वेट किया या नहीं किया। जल्दी बताओ कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो। तो दो अलग बातें हैं, एक इन्फॉर्मेशन की इवैल्यूएशन अलग है। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसने तुम्हें, प्लीज सुनना, ये इस बार हुआ है हमारे साथ, यहाँ पे प्रैक्टिकली हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। उसने तुम्हें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे दी वो जो स्टैंड लोन एफएस में होती है, बट हो सकता है ना कि वो स्टैंड लोन एफएस वाली इंफॉर्मेशन रीक्लासिफाई होकर ग्रुप में जाती हो। पहले बताओ ये बात समझ आई? हो सकता है कि वो स्टैंड अलोन वाली इंफॉर्मेशन रीक्लास होकर ग्रुप के एफएस में जाती हो, रीक्लासिफिकेशंस होती हूँ, क्योंकि ग्रुप के पैटर्न पे जाती हैं, फॉर्मेट पे जाती हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं उससे, वेरी गुड, तो क्या मैं उससे, तुम लोग मुझे बताओगे क्या मैं उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता हूँ? सिर्फ सवाल है मेरा, मांग सकता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन? हाँ जी मांग सकता हूँ, क्योंकि वो तो सफाइस नहीं कर रही ना जो मुझे मिली है। तो ये रीड करें, हमने कहा द ग्रुप ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट द कंपोनेंट ऑडिटर टू कम्युनिकेट मैटर्स रेलेवेंट टू द ग्रुप ऑडिटर कंक्लूजन विद रिगार्ड टू द ग्रुप। यानी बोल रहा है कि भाई मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे चीज़ें बताओ ताकि मैं अपने मैटर को ग्रुप ऑडिटर को कंक्लूड कर सकूं। यही तो बात बताई है मैंने आपको सीधी जबान में। आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पहले बताओ ये बात समझ आती है? हाँ या ना में जवाब दो, बस पूरी कहानी में सिखाया है, ये वाली बात समझ आती है? आगे फिर वो कहता है whether the component auditor has performed the work requested by the group auditor, ये बात समझ आती है? क्या उसने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया, ये भी देखूंगा मैं। आगे इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, ऐसा है बच्चों, ये आ गया। करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसट्रीटमेंट, इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायस, यानी जो भी उसने कंपोनेंट पे फील किया या वहाँ पे ऑडिट हुआ वो सारे मैटर्स हमें बताएगा। अब उस मैटर्स को देख के मैं ये देख लूँगा कि क्या उसमें से मज़ीद रिस्क निकलते हैं तो मुझे और काम करवाना चाहिए, और जब ये सारे मैटर्स देख लूँगा तो क्या इस पे यकीन कर लूँ या अब उसके काम की इवैल्यूएशन करूँ? जल्दी बताओ, उसके काम की इवैल्यूएशन करूँगा। क्या मैं उसके वर्किंग पेपर रिव्यू कर सकता हूँ? जल्दी बताओ, क्या मैं उससे डिस्कशन कर सकता हूँ? क्या मैं उससे और क्वेश्चंस कर सकता हूँ? ऐसा है? उसके वर्किंग पेपर रिव्यू कर लूँगा, उससे डिस्कशन कर लूँगा, जो सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ रिस्क हैं। यानी फॉर एग्जांपल तुम मुझे बताओ, तुम एक लॉजिकल बात बताओ जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, उसने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी अलग से, तो तुमने उससे सवाल कर लिया यार ये रेवेन्यू क्यों इंक्रीज़ हुआ है, ये CWIP में क्या पड़ा हुआ है? अगर उसके जवाबात सही नहीं हुए तो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारा रिस्क कम होगा या बढ़ जाएगा? जल्दी बताओ, लिख के बताओ। इंक्वायरी करोगे उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या तुम्हें उसके वर्किंग पेपर में घुस के उसके ऊपर काम क्या किया हुआ ये देखने की नौबत आ जाएगी? जल्दी बताओ, नौबत आ जाएगी? और अगर उसके वर्किंग पेपर में घुस के अगर नौबत आ गई, उसका काम एडिक्वेट नहीं हुआ, तो क्या तुम उससे रिक्वेस्ट करोगे कि और काम करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, ये भी चेक करो, बोलोगे? और अगर वो नहीं करता तो क्या खुद जाके करना पड़ेगा? क्योंकि वरना तो भाई ये तो मसला हो जाएगा ना, आप तो कंक्लूड नहीं कर सकते। यस, कंपोनेंट ऑडिट का ही ऑडिट करना पड़ जाएगा। पर अगेन जल्दी से मुझे लॉजिकल जवाब दो सारे बच्चों, क्या ये लाजमी क्यों है?
ये मुसीबत क्यों है, लाजमी क्यों है, जल्दी बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ, लाजमी क्यों है ये, मैं क्यों कर रहा हूँ इतनी पंचायत, मैं उसके काम को इवेल्युएट क्यों कर रहा हूँ। ये देखो ना, इवेल्युएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ देयर वर्क। हाँ जी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड आमना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बेहतरीन हो गया। तो देखो सारी बातें लिखी हुई हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, रिव्यू ऑफ एडिशनल वर्किंग पेपर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स में नीड टू बी परफॉर्म, कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर, सारी चीज़ें। देखो मैं तुम्हें रिटर्न नहीं लगवा रहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ कह रहा हूँ कि लॉजिकली समझ लो, तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बात क्लियर है। अच्छा आप देखो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऑल टुगेदर हमारा 600 खत्म होता है सिर्फ एक चीज़ के हिसाब से। तुम मुझे बता दो कि मज़ा आ जाएगा इसमें। तुमने जब उसका काम रिव्यू कर लिया, क्या यहाँ पे काफ़ी हो गया, या तुम्हें आखिर में एक चीज़ करनी होगी, कंसोलिडेशन प्रोसेस। जल्दी बताओ, कंसोलिडेशन प्रोसेस देखना होगा, जल्दी बताओ। पहले भी तो देखा था, पहले वाले में क्या फ़र्क है, लिख के बताना, मज़ा आ जाएगा। मतलब मेरा मतलब जो मेहनत है ना वो सफल हो जाएगी। जल्दी बताओ, पहले भी तो कंसोलिडेशन प्रोसेस किया था, वो क्या था, और अब जो करना है वो क्या है, जल्दी बताओ जानी। हाँ जी, पहले कंट्रोल्स देखे थे इदारे के, नहीं गलत, उल्टा कह रहे हो, सही है क्या, पहुंचे सही हो, सही है जी। ओपिनियन तो देना है, पर दो चीज़ें ना, देखो पहले आपने कंट्रोल्स को समझा था रिस्क असेस करने के लिए, अब आपने ये चेक करना है कि कंसोलिडेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा है, ये चेक करोगे कंसोलिडेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, ये भी तो देखोगे ना। पर कंसोलिडेशन सही हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए पहले बाकी फिगर्स सही होनी चाहिए ना, ऐसा है, बात समझ आ रही है। तो बाकी फिगर्स जैसे इदारा कंट्रोल लगाता है, वेरी गुड, पहले कंट्रोल्स देखे थे कि भाई हर एक इदारे पे कंट्रोल लगा हुआ है, फिर कंसोलिडेशन प्रोसेस पे कंट्रोल लगा हुआ है, रिस्क हैज है। तो मैंने कहा भाई अब मैंने अलग अलग को ऑडिट किया, अब मैं उन सबको मिला के देख रहा हूँ, तो वो भी तो मेरी जिम्मेदारी ना कि मिले सही या नहीं मिले। बात क्लियर है, जल्दी बताओ। तो आप मुझे बताएं, इतने आप अक्लमंद लोग हैं, आप मुझे यहाँ से प्रोसीजर बता सकते हैं मुझे बगैर कुछ कहे हुए। प्रोसीजर पहला क्या होना चाहिए, पहला प्रोसीजर क्या होना, जो उसका रिस्क था वही तुम्हारा प्रोसीजर होगा। जल्दी बताओ, लिख के बताओ, लिख के बताओ, सही बताना, मज़ा आ जाएगा। जो उसका पहला रिस्क था वो तुम्हारा प्रोसीजर होगा। जल्दी बताओ, तुम्हारा पहला रिस्क क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। कंसोलिडेशन प्रोसेस में तुम्हारा प्रोसीजर क्या होगा, जल्दी बताओ, लिख के, सोच के जल्दी से जानी, खत्म करें क्लास को। बच्चों बता दो यार, यही ना कि सारे कंपोनेंट्स कंसोलिडेट हुए या नहीं हुए, हाँ या नहीं। तो ऑडिटर विल मेक श्योर दैट ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द ग्रुप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऐसा ही है, विद एक्यूरेट अमाउंट्स, वेरी गुड, बेहतरीन। एडजस्टिंग एंट्रीज हुई या नहीं हुई हैं। और अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आप ये मैप कर लेंगे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ऑडिटर ने, वेरी गुड आमना, वेरी गुड अमीर हमजा, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ऑडिटर ने दी है, क्या वही इंक्लूड हुई है नहीं हुई है, ये भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, ये भी चेक कर सकते हो। एक तो सारे कंपोनेंट्स हो गए, दूसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मसला है। इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट रिकैलकुलेट करोगे, ग्रुप ऑडिटर ने जो आपको इंट्रा ग्रुप इंफॉर्मेशन बताई होगी उससे मैच करोगे। दिस इज हाउ यू कंक्लूड, दिस इज हाउ यू कंक्लूड। और जल्दी से बताओ ताकि क्लोज करें। अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, मटीरियल है, क्या करोगे। मिस स्टेटमेंट मटीरियल है, जल्दी बताओ क्या करेंगे, सिंपल है यार। मिस स्टेटमेंट है, मटीरियल है, क्या करेंगे, क्वालिफाई, ऐसा ही है। मिस स्टेटमेंट है, परवेजिव है, एडवर्स। मिस स्टेटमेंट है, सही जी, मतलब आपकी स्कोप लिमिटेशन है, मटीरियल है, सर क्वालिफाई कर देंगे। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, वही जो होती हैं। बात समझ आ रही है बच्चों, जल्दी बताओ, बात समझ आ रही है। और इसके बाद इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है शुरू से लेके आखिर तक की, कि आपने कंपोनेंट को सेलेक्ट कैसे किया, कौन सा सिग्निफिकेंट मटीरियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन, वही जो आपने बचपन में पढ़ी हुई हैं। जो जो काम किए सबको डॉक्यूमेंट करोगे। बात क्लियर है बच्चों। तो आई होप हमारा पहला आयज़ा आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंगली समझ आया होगा। मैंने जी जान लगा के आपको बताया कि यार बहुत मुश्किल आयज़ा था, बहुत लेंदी था। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल कंटेंट सेम रहेंगे, खाली ग्रुप एफ से आता लिखते हैं। तो जब जल्दी बताओ यार, आप लोगों को मज़ा आया इसमें, क्लैरिटी आई आयज़ा में कि किस तरीके की थीम है इसकी, सिर्फ यही सुनना चाहता हूँ मैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक तो है ना रट्टा मैं आपको थ्योरी बता दूं, पर मैंने थ्योरी से हट के आपको प्रैक्टिकलिटी बताई और फिर ख्वाब में भी कॉमनैलिटी आ रही है। सही है, चलो अच्छी बात है, मज़ा आया जी, जज़ाकल्लाह।
प्लीज़ आप लोगों ने लिख के मुझे बताना है। मैं आप लोगों का अगली क्लास में टेस्ट लेने वाला हूँ और मैं आपको एक एक की ड्राफ्टिंग भी चेक करूँगा, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड। आपको मैं ये पूरा आयजा भी दे देता हूँ, जो कोर आयजा है, जिसने आयजा खरीद भी लिए हैं, सही जी, वेरी गुड, वो वहाँ से रीड करें, पूरा रीड कर लेना, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो मैंने रिपीट नहीं किया क्योंकि वो बेसिक्स हैं। तो प्लीज़ उसको याद कर लेना, उसको देख लेना एक बार, सही है। ये आपके ऊपर ड्यू है, सही जी। मिलते हैं जी। आयजा में बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है आपको, आप हाईलाइट करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है।